आमिर मोदी ने यह हरकत की। दिल नहीं मानता कि पाक फौज भी यह काम कर सकती हो, जिसके इतने सिपाही शहीद होते हैं, जिसके इतने अफसर शहीद होते हैं, तो किसी जनरल को यह इख्तियार तो नहीं दे सकते कि वो मुल्क की तकदीर का सौदा करे। और कल ये आए थे, जब आखिरी मुज़ाकरात किए तो आने के बाद ये कहने लगे हाफिज साहब मुबारक हो, 77 पैसे बिजली के बिल के हमने कम कर दिए हैं। मैंने कहा कि कैसे कर दिए हैं, तो आप बताइए कैसा। 45 दिन का मुआहदा था, कल एग्रीमेंट का वक्त तकरीबन 12 बजे था, आज रात 12 बजे एक दिन कम हो गया है। अब 44 दिन बाकी रह गए शहबाज शरीफ साहब, कल 43 रह जाएंगे, परसों 42 रह जाएंगे और इसी तरह काउंटडाउन होगा। जिन्हें अवाम का मुकदमा लड़ना हो, जिन्हें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना हो, उनके साथ अगर हुकूमत ने मुआहदा किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ताईद से एक एक चीज पर अमल करवाएंगे। उनके पास लोग एमक्यूएम के पास जाते थे, पीपी के पास जाते थे, नून के पास जाते थे, उस जमाने में पीटीआई भी बहुत हिल रही थी, जुल रही थी, उसके पास भी जाते थे। हर तरफ से जवाब मिलता था कि यहाँ हम नहीं जा सकते, ये रेड लाइन है, इस रेड जोन में हम दाखिल नहीं हो सकते। कार अजीज है, ये मुल्क और इसकी जमीन अजीज है, हमें लहलाते खेत अजीज है। इसीलिए तो इन जागीरदारों जिन्होंने समाज पर अपनी गिरफ्त की हुई है, यही खान बटे ये बड़ी बड़े पार्टियों के ओहदे लेकर असरअंदाज हो रहे थे कि जुबानी जमा खर्च होगा, बातें करेंगे, वादे करेंगे और ये लोग धरना उठा के चले जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब तक तहरीरी जमानत नहीं दोगे ये धरना हम चलाते रहेंगे। और यहाँ इकट्ठे हो जाते थे और रोजाना ये धरना एक बड़े जलसे में तब्दील हो जाता था। और ये पुरअज़्म लोग ये क्या मुतालबा कर रहे थे, ये मुतालबा ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को रिलीफ दिया जाए। कोई इंतखाब सामने नहीं था, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात नहीं थी, किसी का जाती मफाद नहीं सिवाय उस बिल के कि जो हर घर में आता है और हर एक को परेशान करता है। कोई पार्टी का मसला नहीं था, जमात इस्लामी को अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं चाहिए था, हाफिज नईमुर रहमान को अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए। इस पूरी टीम को जो यहाँ काम कर रही है, वो जितने मुंतज़मीन थे, किसी को अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए था। सिर्फ एक ही मुतालबा था कि तुम लोगों ने, इस जालिम हुक्मरान तबके ने जिस तरह पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को एक अजाब में मुब्तला करके रखा हुआ है, बिजली के बिल नहीं बम गिराते हो, तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाते हो, जागीरदारों को रियायत देते हो, ताकतवर लोगों की मराहत होती है और गरीब मिडिल क्लास या साहिब सरवत लोग भी अब इस काबिल नहीं रह पाते कि वो अपनी जिंदगी की गाड़ी चला सके, अपना कोई कारोबार कर सके, तिजारत को आगे बढ़ा सके, सनतों का पहिया चला सके, उनकी चिमनियों से धुआं उठ सके। ये सारे के सारे लोग बेबस और बेकस नजर आ रहे थे। और अफसोस की बात यह थी कि कोई उनकी आवाज नहीं थी। और बिलाखिर इनकी मुज़ाकराती टीम ने पहले तस्लीम किया कि ये IPPs हमारे लिए तबाहकुन है, और फिर ये तस्लीम किया कि इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। फिर ये सोच रहे थे कि जुबानी जमा खर्च होगा, बातें करेंगे, वादे करेंगे और ये लोग धरना उठा के चले जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब तक तहरीरी जमानत नहीं दोगे ये धरना हम चलाते रहेंगे और लोग पहले से भी ज्यादा इसमें आते रहेंगे। और आपने ये साबित किया कि हर गुजरते दिन के साथ इस धरने की ताकत में और कुव्वत में इजाफा होता चला गया। फिलहाल हमने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया और उन्होंने आपसे जो मुआहदा किया है वो एक बाकायदा मुआहदा है। हुकूमत के वुज़रा के दस्तखत उस पर मौजूद है और उसमें ये बात लिख दी गई है कि ये जो IPPs हैं इनकी तफसीली जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल का मतलब फॉरेंसिक ऑडिट होता है। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब हर चीज का पता चलाया जाएगा। मुआहदे हुए कैसे, किसने किए। 1994 से ये धंधा चल रहा है। पीपल्स पार्टी के जमाने से शुरू हुआ, काफ लीग और मुशर्रफ के जमाने में दाखिल हुआ, फिर उसके बाद नून लीग के पास पहुंचा और आखिर में PTI तक भी इन मुआहदों को आगे बढ़ाने में मुआविन और मददगार साबित हुई। मैं समझता हूं कि ये सारी पार्टियां क्यों इसमें मुलव्वस होती हैं, इसलिए कि या तो पार्टियों के सरबराहों और खानदानों का इसमें हिस्सा होता है या पार्टी के उन लोगों का हिस्सा होता है जो इस पार्टी में दौलत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, जागीर की बुनियाद पर शामिल होते हैं और पार्टी पर असरअंदाज होकर अपनी पसंद के मुआहदे करते हैं। पाकिस्तान में इख्तिदार का यही एक म्यूजिकल चेयर का गेम है जो चल रहा है और इसके नतीजे में हमारे खून पसीने की कमाई ये लूट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस पूरे 30 साल के अरसे में IMF के कितने प्रोग्राम थे जिसमें हमारी हुकूमतें गई। हर हुकूमत IMF के साथ मुआहदा करती रही। IMF कहता रहा कि हम इनको पाबंद कर रहे हैं कि ये आवाम को रिलीफ दें, हम पाबंद कर रहे हैं कि ये टैक्स नेट को बढ़ाएं, इनको पाबंद कर रहे हैं कि ये महसूलात की वसूली का सही जरिया बनाएं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, जो लोग आज IMF को बहुत कोई रूहानी पीर बनाकर पेश करते हैं कि पूरी दुनिया के मसले ये IMF हल करता है, उनसे पूछना चाहता हूं कि IMF वालों ने इन IPPs के हवाले से पिछले प्रोग्रामों में अपनी शराइत आज क्यों नहीं की थी, इन मुआहदों को सबके सामने क्यों नहीं लाया गया। लूट मार का ये निजाम भी चलता रहा, IMF का प्रोग्राम भी
भी चलता रहा। इसका मतलब यह हुआ कि IMF हो या पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, दोनों मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं, दोनों हमारी मईशत को तबाह करते हैं, हमारी मईशत को गिरवी रखते हैं और अपनी मर्जी के तमाम अपने पसंद के हुक्मरानों से हम पर नाफिज करवाते हैं। इसलिए अभी पहले मरहले में तो हमने बिजली के बिलों की बात की है, पहले मरहले में तो हमने तनख्वाहदार लोगों के टैक्स से निजात की बात की है, IPPs को लगाम की बात की है, मराद याफ्ता तबके के खिलाफ बात की है, जागीरदारों पे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। 77 साल से यह जागीरदार तबका हम पर मुसल्लत था और लोग इसके खिलाफ बात भी नहीं करते थे। जब भी हम बड़े जागीरदारों की बात करें, जब भी हम उन लोगों की बात करें जिनकी एक बड़ी तादाद अंग्रेजों की शागिर्द, अंग्रेजों की गुलाम, गद्दारियां करने वाले, इसके नतीजे में अंग्रेजों से जमीन लेने वाले हैं, जब भी हम उनकी बात करते थे, ये किसान को सामने लाकर खड़ा कर देते थे, ये छोटे काश्तकार को सामने लाकर खड़ा कर देते थे और कहते थे कि जब आप जागीरदारी निजाम के खिलाफ बात करते हैं, इसका मतलब है आप ज़राअत नहीं चाहते। अरे दोस्तों सुन लो, हम ज़राअत चाहते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं, तभी तो जागीरदारों के खिलाफ बात करते हैं, तभी तो उन पर टैक्स लगाने की बात करते हैं, तभी तो उनकी नाजायज जमीनें किसानों में तकसीम करने की बात करते हैं। हमें ज़राअत अजीज है, किसान अजीज है, काश्तकार अजीज है, ये मुल्क और उसकी जमीन अजीज है, हमें लहलहाते खेत अजीज है। इसीलिए तो इन जागीरदारों जिन्होंने समाज पर अपनी गिरफ्त की हुई है, यही खान वडेरे, ये बड़ी बड़े पार्टियों के ओहदे लेकर असरअंदाज होते हैं और लोगों को हुकूक फराहम नहीं करते। इसलिए अभी तो हमने जागीरदारों की बात की है, लेकिन अगला एजेंडा क्या है? सुन लीजिए, अगला एजेंडा यह है कि पाकिस्तान को हम इंशाअल्लाह IMF की गुलामी से निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये भी एक तारीख है कि जब ये फंड देने आते हैं, जब ये कर्ज देने आते हैं, तो ये हमसे मुआहदात करते हैं और ये बात भी अब रिकॉर्ड पर आती रही है कि एक मुआहदा वो होता है जो मुआशी मुआहदा होता है और उसमें भी टेबल के ऊपर का मुआहदा अलग होता है, टेबल के नीचे का मुआहदा अलग होता है, और एक मुआहदा वो होता है जो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका हमारे कल्चर, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हमारी तालीम और हमारे कवानीन और दीनी कवानीन के हवाले से जो उनकी शराइत होती है वो हुक्मरान तबका मानता चला जाता है, उसको सामने भी नहीं लाया जाता। और मिलता क्या है? $1.5 अरब सालाना, 5 साल में $7.5 अरब और इन $7.5 अरब के एवज कुछ और मुआहदे, कुछ और कर्जे, कुछ और सूद के ऊपर कर्जे, जिनको अदा करते करते पाकिस्तान के लोग बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इसलिए कर्जों का ये निजाम, गुलाम बनाने का ये निजाम, IMF की गुलामी का निजाम, इसको चैलेंज करेंगे और वो सारे लोग जो IMF के फजाइल बयान करते हैं पूरी दुनिया के सामने आश्कार करेंगे कि ये साम्राज्यी ताकतों के नुमाइंदा इदारे हैं, इनके जरिए से पाकिस्तान को कभी भी तरक्की नहीं मिल सकती, तामीर नहीं हो सकती, यहाँ का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, लिहाजा इनसे हमें जान छुड़ानी है। ये बड़ा एजेंडा है, एक बड़े इंकलाब का एजेंडा है जिसे हमें आगे लेकर चलना है। इस मुआहदे में हमने हुकूमत को चारों तरफ से घेरा है। अगर कोई ये समझ रहा है कि जरदारी साहब जैसे लोग दोबारा से ये कह देंगे कि मुआहदे तो टूटने के लिए होते हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जरदारी साहब, आप और मलिक रियाज साहब एक दूसरे के फैसिलिटेटर थे। आपने औने पौने मलिक रियाज को कराची की जमीनें दे दी थी, मकामी हारियों की जमीनों पर कब्जा करके आपने उनको दे दी थी। और उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने जब वहां बुकिंग करवाई और अपने प्लॉट और अपने फ्लैट बुक करवाए, मकान बुक करवाए, तो फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि एक सुहानी सुबह पता चला कि आपने जो कुछ भी पैसे दे दिए हैं वो पैसे अब आपको वापस नहीं मिल सकते, ना प्लॉट आपका है ना पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। और फिर जिनके पास प्लॉट आ गया 35% डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। लोग जाते थे हुक्मरानों के पास, लोग MQM के पास जाते थे, PP के पास जाते थे, नून के पास जाते थे, उस जमाने में PTI भी बहुत हिल रही थी, जुल रही थी, उसके पास भी जाते थे। हर तरफ से जवाब मिलता था कि यहाँ हम नहीं जा सकते, ये रेड लाइन है, इस रेड जोन में हम दाखिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? माशाल्लाह, हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, कोई उसके खिलाफ बात नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ? जमात इस्लामी ने बात की, जमात इस्लामी ने तहरीक चलाई, लोगों को अपने साथ मिलाया। हमसे भी कहा गया कि आप भी अपने लोगों का हमें जो है वो पूरा डेटा दे दीजिए, मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा मलिक साहब, सारे लोग हमारे हैं, ये पूरे पाकिस्तान वाले हमारे हैं, सारे अहले कराची हमारे हैं, जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको उसका हक दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट पर मजबूर किया, एक दफा नहीं 3 दफा हमें जहाजों की ऑफर करने वाले खुद उन्हें इदारा नूर हक आना पड़ा। वो आए तो हमने इज्जत के साथ उनके साथ बात की, मुज़ाकरात किए और इसी तरह से मुआहदा किया। जब हमने ये मुआहदा किया, लोगों ने कहा कि ये तो लॉलीपॉप है, ये मुआहदा, ये तहरीरें तो बहुत हमने देखी है, हुकूमतें नहीं मानती, तो इस पर कैसे अमल होगा? और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने अल्लाह की मदद से, अपनी तंजीम की ताकत से
اور اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی جو ہے کریڈیبلٹی سے اربوں روپے الحمدللہ لوگوں کو واپس دلوائے ہیں، اور سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک پائی کے بھی ہم روادار نہیں ہیں۔ اس لیے معاہدوں کی حیثیت ہوتی ہے، ہاں ان کے لیے نہیں ہوتی جنہیں دھرنا صرف اس لیے دینا ہو کہ 4 دن ٹی وی میں آنا ہے، تقریر کرنی ہے، بات چلنی ہے اور گھر چلے جانا ہے۔ ان کے دھرنوں کے معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جنہیں عوام کے ساتھ رہنا ہو، جنہیں عوام کا مقدمہ لڑنا ہو، جنہیں پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہو، ان کے ساتھ اگر حکومت نے معاہدہ کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کی تائید سے ایک چیز پر عمل کروائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہو گئی تھی، 14 دن کوریج آپ کو مل گئی ہے، بعد میں بھی ملتی رہے گی، پھر آج ہم یہ یوم تشکر کیوں منا رہے ہیں، یہ شکرانے کا جلسہ کیوں منعقد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے ایک نئے عزم سے ہمکنار ہونے کے لیے یہاں اتنی بڑی تعداد میں آ کر جمع ہوئے ہیں۔ میری بہنیں آئی ہیں، میری ماں آئی ہیں، جوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، بچے آئے ہیں، اور یہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ معاہدے کی ایک شق پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 45 دن کا جنہوں نے وقت مانگا ہے، بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہوں گے نا کہ وقت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بات تو آگے بڑھ جائے گی، آج کل تو بڑھتی ہے شاید بات، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں سوشل میڈیا کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، 45 دن کا معاہدہ تھا، کل ایگریمنٹ کا وقت تقریباً 12 بجے تھا، آج رات 12 بجے ایک دن کم ہو گیا ہے، اب 44 دن باقی رہ گئے شہباز شریف صاحب، کل 43 رہ جائیں گے، پرسوں 42 رہ جائیں گے، اور اسی طرح کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا۔ جس دن 45 ہوں گے اس دن اسلام آباد آئیں گے، تیار ہے آپ لوگ؟ بس اسلامی ہے یہ، اس کو ہلکا مت لینا، معاہدہ کیا ہے تو پھرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، طریقے کے ساتھ چلو گے، عزت کے ساتھ معاملات کریں گے، کمیٹی کی میٹنگز کرو، آئی پی پیز کے معاملے پر ہر ہفتے بیٹھو، بریف بھی کرو، اقدامات بھی کرو، بجلی کے بل کم کروانے کے لیے جو کیپیسٹی پیمنٹ اس پوری جانچ پڑتال کے بعد بچے گی، براہ راست تناسب سے بجلی کے بل کم ہوں گے، معاہدے میں لکھا ہوا ہے، بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کل یہ آئے تھے، جب آخری مذاکرات کیے تو آنے کے بعد یہ کہنے لگے حافظ صاحب مبارک ہو، 77 پیسے بجلی کے بل کے ہم نے کم کر دیے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیسے کر دیے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کس طرح کر دیے۔ کہتے ہیں پچھلے مہینے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے تھے وہ تقریباً 3.25 روپے کے لگے تھے، اور اس مرتبہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے ہیں وہ لگے ہیں 2 روپے کوئی 56 پیسے کے، تو 77 پیسے کم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ پینٹ لینے کے لیے ہم آپ سے بات نہیں کر رہے، اگر چارجز کم ہو گئے اور اگلے مہینے کے بل میں 77 پیسے فی یونٹ کم بھی آئے گا تو یہ ہم نہیں مانتے، ہمیں بجلی کی اوریجنل لاگت کے اوپر قیمت لے کر آنی ہے، جتنے کی بجلی بنتی ہے اتنے کی قیمت ہونی چاہیے، پہلے کیپیسٹی پیمنٹ اس سے نکلتی جائے گی اور پھر ہمارے پاس پورا اس کا روڈ میپ موجود ہے، اور ہم یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں کریں گے۔ ہم نے تو 45 دن تھے تو ایک دن بعد یہ جلسہ کیا ہے، جب 42 دن رہ جائیں گے تو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ، جب 41 دن رہ جائیں گے تو پشاور میں جلسہ ہو رہا ہوگا، اور جب 37 دن رہ جائیں گے تو ملتان میں جلسہ ہو رہا ہوگا، اور اس دوران میں امیر العظیم صاحب پورے پنجاب کا پروگرام چاک آؤٹ کر دیں گے، پھر ہمارے عمرہ صوبہ پروفیسر ابراہیم صاحب اور محمد حسین مہنتی صاحب اور عبداللہ ہاشمی صاحب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا بھی پروگرام چاک آؤٹ کر دیں گے۔ اس عوامی بیداری کو آپ روک نہیں سکو گے انشاءاللہ، ہمارے جلسہ پہرا دیں گے، ہمارے دھرنے پہرا دیں گے، اور ہم ہڑتال کا استحقاق اور حق بھی رکھتے ہیں۔ ملک کی پہیا جام ہڑتال کرنے کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تیار ہے، ہم سب مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے۔ تاریخ میں آپ کو انشاءاللہ 14 اگست کے بعد دوں گا، مکمل مشاورت کے بعد۔ اب یہ معاملہ رکے گا نہیں، اب یہ آواز دبے گی نہیں، اب اس صدا کو تمہیں ایک طرف نہیں کر سکتے، تمہیں حق دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا پاکستان کی مکمل آزادی کا ایجنڈا ہے، امریکہ کے غلاموں سے آزادی کا ایجنڈا ہے، آزاد خارجہ پالیسی کا ایجنڈا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی بیمار خارجہ پالیسی ہے، غلام خارجہ پالیسی ہے، کبھی ایک ملک کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھتے تو کشمیر کی طرف نہیں دیکھتے، جہاں لاکھوں لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جہاں پر وہ اب بھی ان حالات میں بھی ہماری ان بے اعتنائیوں کے باوجود بھی یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو کشمیریوں تم بھی پاکستانی ہو اور پاکستان تمہارا ہے، اس لیے کہ پاکستان جنرل عاصم منیر کا نام نہیں ہے، پاکستان عمران خان کا نام نہیں ہے، پاکستان نواز شریف کا نام نہیں ہے، پاکستان آصف علی زرداری کا نام نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا نام ہے، جن کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ ہماری نظریں اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے کشمیریوں کو، اپنی شہرت کو اس
तरह नहीं भुला सकते। इंशाअल्लाह उनके लिए खड़े होंगे और हुक्मरानों को मजबूर करेंगे। लेकिन जो पहले अमेरिका से डरते हो, अब भारत से भी डरने लगे हो, तो फिर वो पीछे हटने लगते हैं, सौदेबाजी होने लगती है। और ये बातें तो अब मीडिया में आने लगी कि जनरल बाजवा के जमाने में इमरान खान साहब की हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त जनरल बाजवा और वहां की आर्मी के दरमियान कोई समझौता हुआ और फिर मोदी ने यह हरकत की। दिल नहीं मानता कि पाक फौज भी ये काम कर सकती हो, जिसके इतने सिपाही शहीद होते हैं, जिसके इतने अफसर शहीद होते हैं, तो किसी जनरल को यह इख्तियार तो नहीं दे सकते कि वो मुल्क की तकदीर का सौदा करे, कश्मीरियों की कुर्बानियों का सौदा करे। इसलिए मैं मौजूदा आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ, इन तमाम बातों की छानबीन की जाए, इसकी तहकीकात की जाए और किसी दिन फिर आकर हमें ISPR के जो सरबराह हैं वो बताए कि ये क्या मामला है और कश्मीर के लिए हम कहां तक जा सकते हैं। इसलिए कि